एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में मैंने मेमोरी का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था। मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, मेमोरी के इंपॉर्टेंट मॉडल्स क्या होते हैं, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम फॉरगेटिंग का जो टॉपिक है हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होती है। तो फॉरगेटिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है, भूलना, है ना। जब हम किसी चीज को या किसी इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं तो उसको फॉरगेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। In simple words, fading away of original experience due to passage of time is known as forgetting. क्या लिखा है, forgetting क्या होती है कि जब टाइम के साथ साथ, यानी कि जब समय के साथ साथ हमारी कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई मेमोरी फेड अवे होने लगती है, यानी कि जब हमारे दिमाग से कोई चीज फिसलने लगती है, जाने लगती है, रिमूव होने लगती है, सो दैट इज नोन एज फॉरगेटिंग, ठीक है। तो बच्चे ये एक सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है फॉरगेटिंग की, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। बच्चे एक ना जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हरमन एबिंगॉस। ये जो हरमन एबिंगॉस थे ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे या फिर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थे ये जानने में कि फॉरगेटिंग कैसे होती है, फॉरगेटिंग क्यों होती है, यानी कि हम चीजों को कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, और हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम चीजों को ना भूलें, या फिर कैसे हम फॉरगेटिंग को प्रिवेंट करें। तो वो ये सब चीजें जानने में ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपने ऊपर एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे कि वो ये सब चीजें जान सके कि फॉरगेटिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने कैसे किया, अब हम वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये रीड करते हैं that the first attempt to understand the nature of forgetting was made by the German psychologist Hermann Ebbinghaus, ठीक है। कि जो सबसे पहली कोशिश है या जो सबसे पहला अटेम्प्ट है फॉरगेटिंग के नेचर को और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का, वो किसने किया, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगॉस ने किया, who was very interested to know why we forget things and how to prevent it, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि हम चीजों को कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Thus he conducted a very famous experiment, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस सा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कंडक्ट किया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। तो बच्चे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी और फिर उसके बाद हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हरमन एबिंगॉस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उनके एक्सपेरिमेंट के जो सब्जेक्ट थे वो खुद ही थे, यानी कि उन्होंने किसी दूसरे इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर खुद ही एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक लिस्ट बनाई कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स की। किसकी, नॉनसेंस सिलेबल्स की। नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं बच्चे, नॉनसेंस सिलेबल्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये 3 लेटर के वर्ड होते हैं और इनका जो फर्स्ट और थर्ड लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और जो बीच का लेटर होता है यानी कि जो सेकंड लेटर होता है वो वोवल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं, सच एज QAW। तो Q और W जो है वो कॉन्सोनेंट हुआ और A वोवल हुआ। ऐसे ही XUW, तो X और W कॉन्सोनेंट हुआ और U वोवल हुआ। CEW, C और W कॉन्सोनेंट हुआ, E वोवल हुआ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है और कोई सा भी वोवल हो सकता है। तो एबिंगॉस ने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे ही नॉनसेंस सिलेबल्स की, यानी कि कुछ ऐसे ही वर्ड्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली, एक लिस्ट बना ली, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फिर लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उस लिस्ट को उठाया। उस लिस्ट में जो भी नॉनसेंस सिलेबल्स लिखे थे उन्होंने उन नॉनसेंस सिलेबल्स को अच्छे से याद किया, अच्छे से गो थ्रू किया और अच्छे से रीड किया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर उन्होंने उस लिस्ट को अपने नजरों के सामने से हटा लिया और उन्होंने रिकॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने याद करने की कोशिश करी कि उनको कितने नॉनसेंस सिलेबल्स याद आ पा रहे हैं, ठीक है। और वो साथ साथ नोट भी कर रहे थे कि उनको कितने याद आ पा रहे हैं, उन्होंने कितना टाइम लिया पहली बारी में याद करने में, और उन्होंने कितनी गलतियां करी, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बार भी वही किया, उन्होंने फिर से उस लिस्ट को उठाया, उसमें जो भी नॉनसेंस सिलेबल्स लिखे थे फिर से एक बार गो थ्रू किया,
फिर उसके बाद उस लिस्ट को अपने नजरों के सामने से हटा लिया और फिर से देखा कि उनको कितने याद आ पा रहे हैं, वो कितने रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने फिर से नोट किया कि उनको अब कितने याद आ पाए सेकेंड अटेम्प्ट में, उन्होंने कितनी गलतियां करी, उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में कितना टाइम लिया याद करने में, ठीक है। तो साथ साथ ये चीज भी नोट करते जा रहे थे। तो वो ऐसे करते गए, वो अटेम्प्ट्स लेते गए जब तक कि उनको लिस्ट के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स अच्छे से करेक्ट ऑर्डर में याद नहीं हो गए, ठीक है। यहां तक समझ आया। फिर उसके बाद जब एबिंगॉस को लिस्ट के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स याद हो गए, यानी कि जब वो लिस्ट के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स को सही से रिकॉल कर पा रहे थे, तो उन्होंने एंड में ना एक ग्राफ बनाया, ठीक है। और उस ग्राफ में उन्होंने प्लॉट किया कि उनको सारे नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में कितने अटेम्प्ट्स लगे, यानी कि कितने ट्रायल्स लगे, और साथ साथ उन्होंने ये प्लॉट किया कि हर एक अटेम्प्ट में, हर एक ट्रायल में उन्होंने कितना टाइम लिया और कितनी गलतियां करी, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज ग्राफ पे प्लॉट करी और यहीं से निकल के आई हमारी फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। हम इसको रीड करेंगे अब, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट को रीड करते हैं। यूजिंग हिमसेल्फ एज अ सब्जेक्ट, एबिंगॉस कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एबिंगॉस ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ सब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ही कंडक्ट किया, ना कि किसी दूसरे इंसान के ऊपर। He invented the list of nonsense syllables consisting of vowel between two consonants such as QAW, XUW, CW, etc. एक्सपेरिमेंट में एबिंगॉस ने सबसे पहले एक नॉनसेंस सिलेबल्स की लिस्ट बनाई। नॉनसेंस सिलेबल्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये 3 लेटर के वर्ड होते हैं और इनका फर्स्ट और थर्ड लेटर कॉन्सोनेंट होता है, और जो बीच का लेटर होता है, यानी कि जो सेकंड लेटर होता है, मिडिल लेटर होता है, वो वोवल होता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एबिंगॉस ने ये एक लिस्ट प्रिपेयर करी। Then he would look at each syllable in the list for a fraction of second, and then after taking a brief pause he would try to recall it in its original order. फिर क्या किया एबिंगॉस ने, उन्होंने लिस्ट को उठाया, उस लिस्ट में जो भी नॉनसेंस सिलेबल्स लिखे थे उनको अच्छे से रीड किया, याद किया, गो थ्रू किया, और फिर उस लिस्ट को अपने नजरों के सामने से हटा लिया। और कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स को रिकॉल करने की कोशिश करी कि उनको कितने याद आ पा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बारी भी यही किया, तीसरी बारी भी यही किया, और वो ये चीज करते गए। He continued to do so till he could recite each syllable in the list without making a mistake. और वो ये चीज तब तक करते गए जब तक कि उनको लिस्ट के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स अच्छे से बिना गलती के याद नहीं हो गए, ठीक है। He also kept a record of his number of trials, time taken in each trial and errors committed in each trial. और साथ साथ वो ये भी नोट करते जा रहे थे कि उनको कितने ट्रायल्स लगे, यानी कि कितने अटेम्प्ट्स लगे, कितनी बारी में उनको सारे के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स याद हुए, और हर एक अटेम्प्ट में, हर एक ट्रायल में उन्होंने कितना टाइम लिया नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में, और कितनी गलतियां करी, कितनी एरर्स करी, ठीक है। तो साथ साथ वो ये चीज नोट करते जा रहे थे हर एक अटेम्प्ट और हर एक ट्रायल के लिए। एंड देन ही प्लॉटेड इट ऑन अ ग्राफ विच लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरगेटिंग कर्व। और फिर लास्ट में उन्होंने ये सब चीजें ग्राफ पे प्लॉट करी जहां से हमारी फॉरगेटिंग कर्व का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो कि एबिंगॉस ने कंडक्ट किया था, क्योंकि उनको फॉरगेटिंग का जो नेचर और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझना था। उनको समझना था कि फॉरगेटिंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और इसी एक्सपेरिमेंट से हमारी फॉरगेटिंग कर्व का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब फॉरगेटिंग कर्व क्या होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या होती है। तो बच्चे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद एबिंगॉस ने ग्राफ बनाया था, है ना। और उस ग्राफ में उन्होंने ये चीज प्लॉट की थी कि उनको कितने ट्रायल्स लगे, कितने अटेम्प्ट्स लगे, यानी कि उन्होंने कितनी चांसेस ली सारे के सारे नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में। और साथ साथ उन्होंने ये भी प्लॉट किया था कि हर एक ट्रायल में, हर एक अटेम्प्ट में, यानी कि हर एक चांस में उनको कितना टाइम लगा नॉनसेंस सिलेबल्स याद करने में, और उन्होंने कितनी गलतियां करी, कितने एरर्स करे। तो उन्होंने साथ में ये चीज भी प्लॉट की थी ग्राफ में। तो मैं आपको वही ग्राफ एक बार बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो एबिंगॉस ने यहाँ पे एक्स एक्सिस ली, यहाँ पे उन्होंने वाई एक्सिस ली। एक्स एक्सिस पे उन्होंने प्लॉट किया ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स, ठीक है, यानी कि उनको कितने ट्रायल्स लगे और कितने अटेम्प्ट्स लगे। और वाई एक्सिस पे उन्होंने प्लॉट किया टाइम, ठीक है, कि उनको हर एक ट्रायल और हर एक अटेम्प्ट में नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में कितना टाइम लगा, और उन्होंने हर एक अटेम्प्ट में कितनी गलतियां करी। तो यहाँ पे उन्होंने टाइम और एरर्स लिए,
और एक्स एक्सिस पे उन्होंने ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर मार्किंग्स करने के बाद ना बच्चे उन्होंने प्लॉट करना शुरू किया। उन्होंने प्लॉट किया कि फर्स्ट ट्रायल और फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि जब सबसे पहली बार उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स याद किए तब उन्हें इतना टाइम लगा और उन्होंने इतनी गलतियां करी। फिर उन्होंने प्लॉट किया कि जब दूसरी बारी में उन्होंने फिर से नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने की कोशिश करी तब उन्हें इतना टाइम लगा और उन्होंने इतनी गलतियां करी। फिर ऐसे ही उन्होंने थर्ड ट्रायल और थर्ड अटेम्प्ट का प्लॉट किया और ऐसे ही उन्होंने फोर्थ का किया, और मतलब वो ऐसे ही करते चले गए जितने भी ट्रायल्स और अटेम्प्ट्स उन्होंने लिए। ठीक है, कि हर एक ट्रायल और हर एक अटेम्प्ट में उन्होंने कितना टाइम लिया नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में और कितनी गलतियां की, तो उन्होंने ये चीज प्लॉट करी। ठीक है, और फिर ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एंड में उनको मिली फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, अब बच्चे एबिंगहॉस ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जैसे जैसे उनके नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका टाइम और उनकी एरर्स कम होते जा रहे थे। ठीक है, मतलब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे मैं नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे उन्हें याद करने में टाइम भी कम लग रहा है और मेरी गलतियाँ भी कम हो रही है। ठीक है, ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि जब हम सबसे पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे याद करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और हम उसे रिकॉल करने में गलतियाँ भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हम उसे दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें कंपैरेटिवली टाइम भी कम लगता है और हम गलतियाँ भी कम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है कि एबिंगहॉस ने ये चीज़ देखी कि जैसे जैसे उनके नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका जो टाइम है या फिर जो उनकी गलतियां हैं नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करने में या रिकॉल करने में वो उनके कम होती जा रही थी, और इसीलिए जो फॉरगेटिंग कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आई। ठीक है, तो ये एबिंगहॉस का जो एक्सपेरिमेंट था ये उसका हमारा ग्राफ है। तो अब हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। Forgetting curve is a graphical representation which indicates the declining rate at which information is lost with passage of time if no effort is made to remember it। क्या लिखा है कि forgetting curve क्या है? Forgetting curve एक graphical representation है जो ये चीज़ दर्शाती है कि with the passage of time, यानी कि टाइम के साथ साथ जो हमारी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस होती है, वो क्या होती रहती है, हमारी लॉस होती रहती है। ठीक है, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा रिटेंशन है, ठीक है, यानी कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी स्टोरेज है, जो हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो हमारी लॉस होती जा रही है, वो हमारी नीचे की तरफ आ रही है। जैसे 100 से 80 हो गई, 80 से 60 से 40 से 20%। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या है, इट इज़ नोन एज फॉरगेटिंग कर्व। तो आई होप अब आपको फॉरगेटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और बच्चे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला जो आपको ग्राफ समझाया ना ये एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब है तो ये भी फॉरगेटिंग कर्व ही, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अगर क्वेश्चन आता है फॉरगेटिंग और फॉरगेटिंग कर्व के ऊपर तो आप ये वाला ग्राफ समझाना। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़।